सीएमओ और डीएम भिड़ंत का अंत, वायरल ऑडियो के बाद सस्पेंड हुए सीएमओ। झांसी में खनन माफिया के हौसले बुलंद, मौरानीपुर एसडीएम से अभद्रता, गार्ड गनर से मारपीट कर 2 ट्रैक्टर छुड़ाकर भागे। हेमा मालिनी ने किया मथुरा बरेली NH 530B का निरीक्षण, कहा 6 लेन वाली सड़क का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया। गोरखपुर में प्रधानमंत्री देंगे पूर्वांचल को नई सौगात, 20 जून से गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस होगी रवाना। वृंदावन कॉरिडोर पर फूटा गुस्सा, राष्ट्रीय चौधरी ने सांसद हेमा मालिनी पर तीखे तंज कसते हुए कहा, हेमा नहीं आयशा बीवी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। कानपुर में सीएमओ और डीएम के बीच जारी विवाद के चलते शासन ने बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सीएमओ पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह अब श्रावस्ती से ट्रांसफर होकर आए डॉक्टर उदयनाथ को नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। काफी समय से डीएम जितेंद्र प्रसाद सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। ये मामला उस समय और गंभीर हो गया जब सीएमओ का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो डीएम के खिलाफ अपशब्द कहते सुने गए। इसके बाद डीएम ने शासन को पत्र लिखकर सीएमओ को हटाने की मांग की थी। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन 2 पार्टों के बीच में पिस रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। देखिए, एक जिलाधिकारी कानपुर का अभिभावक होता है, जहाँ का भी जिलाधिकारी है, अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ कर के निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है, और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीज़ों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा, और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। पिछले दिनों हमारे शहर कानपुर में जिस तरीके से डीएम और सीएमओ का जो विवाद सामने आया, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर जिलाधिकारी महोदय ने जब काशीराम का निरीक्षण किया और वहां पे जो अनियमितताएं पाई, उस अनियमितताओं को उजागर करके उन्होंने उनका जो प्रयास था स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने का, वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं कानपुर में अच्छी नहीं है। उनके इस प्रयास की हम विपक्ष के विधायकों ने भी सराहना की, इसलिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की तमाम शिकायतें हम लोग के पास आती है। कहीं सीएमएस नहीं होता है, कहीं डॉक्टर नहीं होता, कहीं एडमिशन नहीं होता। तो इस सब को लेकर जब कानपुर में कोई व्यवस्था सही करने की बात आई, हालांकि मेरा डीएम साहब से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनके पक्ष में या उनके पक्ष में, ना मैं सीएमओ से कोई लेना देना है। लेकिन अगर कोई काम जनहित में हो रहा है तो उस काम की हम
अगर सराहना नहीं कर सकते तो उसको सही तो कह सकते हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से जो अनियमितताएं हुई थी उसको सीएमओ को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था और संज्ञान लेकर अपने अस्पताल की सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ में सहारा बाजार की लीज निरस्त हो गई है। 8 साल पहले खत्म हो गई थी अवधि, 200 दुकानों को खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ में सहारा बाजार की लीज निरस्त कर दी गई है। 8 साल पहले खत्म हो गई थी अवधि, 200 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सहारा बाजार की लीज निरस्त, 8 साल पहले खत्म हो गई थी अवधि, 200 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अबू ताला जी। अबू जी, लखनऊ में सहारा बाजार की लीज को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। देखिए, बिल्कुल कांचा बात करें तो लखनऊ के गोमती नगर विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार बीते 8 सालों से बिना वैध लीज के संचालित हो रहा था और यही वजह है कि इसकी लीज को अब समाप्त कर दिया गया है। और नोटिस जो है वो लगातार 2 बार नोटिस दी गई थी। हालांकि जब नोटिस का जवाब नहीं आया तब इसकी लीज को खत्म किया गया। अगर आप बात करें तो देखिए, बाजार की लगभग 200 दुकानों के व्यापारियों को नोटिस भेजकर दुकानें खाली करने का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि ये कार्रवाई जो है ये एलडीए की तरफ से की गई थी। अगर बात करें तो देखिए, 10 जून 1996 को ये लीज पर दिया गया था। जब भी कोई चीज लीज पर दी जाती है तो उसका एग्रीमेंट जो होता है वो 90 साल का होता है। तो ऐसे में अब क्योंकि 30-30 साल के 3 पार्ट में ये एग्रीमेंट जरूर नवीनीकरण कराना पड़ता है इसका। तो ऐसे में अब जब इससे पहले नोटिस भी दी गई, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जब दोबारा नोटिस भी दी गई तब भी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि 3 मई 2025 को भी लीज की डीड को औपचारिक रूप से के लिए एक नोटिस भेजी गई थी। पर जब नहीं कोई रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद अब उसकी जो लीज की डीड होती है उसको निरस्त कर दिया गया। हालांकि ये कार्रवाई कह सकते हैं कि एलडीए के उपाध्यक्ष पद्मेश कुमार जो है उनकी तरफ से की गई है। नोटिस चस्पा किया गया है। साथ साथ देखिए, एक बड़ा इसमें फ्रॉड का मामला भी सामने आया है, क्योंकि देखिए सहारा बाजार में लगभग करीब 200 दुकानें बनी है, जिसमें से लगभग 60 दुकानों को सहारा समूह ने बेच दिया था। तो इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए आकांक्षा ये है कि लीज पर दुकानें होने के बावजूद उसको बेच दिया गया। कैसे उसकी रजिस्ट्री कराई गई? हालांकि आवंटन पत्र जारी होता है, कब्जा पत्र जारी होता है, दिया जाता है। तो ऐसे में जब चीजें जब दुकानें लीज पर थी तो कैसे उन 60 दुकानों को बेच दिया गया, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कोई चीज अगर लीज पर होती है तो उसको कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता। तो ऐसे में एक बड़ा फ्रॉड ये भी सामने आया है। और दूसरी अगर बात करें तो देखिए, लगातार सहारा समूह को नोटिस भेजी जा रही थी। जब नोटिस का जवाब नहीं आ रहा था उसके बाद ये बड़ी एक कार्रवाई जो है वो की गई है। जी आकांक्षा जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 8 साल पहले जो अवधि खत्म हो गई थी, तो ये कार्रवाई 8 साल बाद क्यों हो रही है? देखिए, बिल्कुल अगर 8 साल पहले की जो आप बात कर रहे हैं तो इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि 8 साल पहले भी एक नोटिस जो है वो जारी किया गया था। हालांकि उस नोटिस का जब जवाब नहीं आया तो 8 सालों से मतलब ये कह सकते हैं कि बिना वैध लीज के संचालित हो रहा था ये तमाम दुकानें। तो यही वजह है कि अब एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एलडीए की तरफ से की गई। और कहीं ना कहीं इसमें देखिए एलडीए के कर्मचारियों की भी मिली भगत है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 8 साल पहले जब लीज खत्म हो गई उसके बावजूद बिना लीज के ये कैसे संचालित हो रही थी दुकानें? तो तमाम ऐसे सवाल जरूर है। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई एलडीए की तरफ से की गई है और ये जरूर कह सकते हैं आने वाले समय में ऐसे सहारा समूह के ऊपर और भी कार्रवाई जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अबू तलहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये इस वक्त हम लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में सहारा बाजार की लीज निरस्त कर दी गई है। 8 साल पहले ही अवधि खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब 200 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इस वक्त बुलंद हो चुके हैं कि वो अधिकारियों पर सीधे हमला कर रहे हैं। उन्हें कार्रवाई का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला झांसी में देखने को मिला, जहां झांसी में खनन माफियाओं ने कार्रवाई करने पहुंचे मौरानीपुर एसडीएम अजय कुमार से अभद्रता की।
यही नहीं, उनके गार्ड और गनर के साथ मारपीट भी की और बालू से भरे 2 ट्रैक्टर लेकर भाग गए हैं। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। होमगार्ड की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यूपी के मुख्य सचिव तथा डीजीपी को पत्र भेजकर मामले में हुई एफआईआर पर आपत्ति जताई है। साथ ही इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट दर्ज करे जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नवनिर्मित मथुरा बरेली राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 530B का निरीक्षण किया। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने इतना विकास किया है। इस 6 लेन वाली सड़क का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ बहुत अच्छा काम किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुई दुखद घटनाओं के पीड़ितों से मिलने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद ने न सिर्फ संवेदना प्रकट की बल्कि हर परिवार को शासन से आर्थिक सहायता दिलवाकर राहत भी पहुंचाई है। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं, हर संभव सहायता के लिए वे तत्पर हैं। बीते दिनों पीलीभीत जिले में 7 जून को सांड के हमले में युवक की मौत और 6 जून को बाघ के हमले में युवक की मौत का मामला सामने आया था। वृंदावन की पवित्र गलियों में सियासी तूफान मचा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने बांके बिहारी की नगरी में कदम रखते ही बवंडर खड़ा कर दिया। गोस्वामी समाज की महिलाओं के साथ मुलाकात में उन्होंने बांके बिहारी कॉरिडोर को वृंदावन की धन संपदा की लूट करार दिया और सांसद हेमा मालिनी पर तीखे तंज कसते हुए उन्हें पूतना और सूर्पनखा की वंशज बता डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल और बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आगामी 20 जून को प्रधानमंत्री गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये हाई स्पीड ट्रेन पूर्वी भारत में रेल यातायात के एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। अत्याधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार और सुविधाजनक यात्रा अनुभव के साथ ये ट्रेन पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राजधानी तक का सफर और भी सुगम बना देगी, जहां ट्रेन के संचालन से न केवल गोरखपुर और पटना के बीच यात्रा समय घटेगा बल्कि बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर जैसे प्रमुख शहरों को भी सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा वंदे भारत ट्रेन जो कि पाटलिपुत्रा से गोरखपुर के बीच में चलेगी, इसको पाटलिपुत्रा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन वहां से चल के इनॉग्रल रन गोरखपुर तक होगा। इसके बाद से 22 तारीख से इसका रेगुलर रन शुरू होगा, जिसमें यह ट्रेन सुबह गोरखपुर से चलेगी और 8 कोच की यह ट्रेन होगी। सुबह 5:40 पर गोरखपुर से चलेगी और यहाँ से कप्तानगंज, बगहा, नरकटियागंज, बेतिया, सगौली, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए पाटलिपुत्रा को 12:45 पर पहुंचेगी और यही ट्रेन पाटलिपुत्रा से 15:30 पर चलेगी और इन सभी स्टेशनों पर रुकती हुई गोरखपुर रात को 22:30 पर पहुंचेगी। यह जिस रूट पे चल रही है यह ट्रेन जो गोरखपुर से नरकटियागंज जो रूट जाता है, इसमें भी ढेर सारे कार्य हो रहे हैं। गोरखपुर कैंट से पनियावा के बीच में डबलिंग का कार्य भी चल रहा है, प्रगति पर है। तो यह वंदे भारत चलने से इस क्षेत्र में और ज़्यादा प्रगति होगी और लोगों को एक अच्छी सुविधाजनक ट्रेन मिलेगी, जिससे लोग। अमरोहा में दो समुदायों के बीच मारपीट और तोड़फोड़ आगजनी का मामला सामने आया है, जिसके कारण थाने पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता दलित समाज के लोगों की तरफ से भी मुकदमा दर्ज हो, इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठे रहे। जहां सूचना अनुसार दौलतपुर गांव के नौगावा सादात में कल बवाल हुआ था। ये प्रतिपुर सराय में कल एक्सीडेंट हो गया था हिंदू युवक का। एक मुसलमान गाड़ी लेकर आया था, उसने हिंदू युवक का एक्सीडेंट किया। वो बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई। वहाँ उसके परिजन, उसके रिश्तेदार उसका मुसलमान का पीछा करते हुए जो उसके पीछे दौड़े
तो एक मुस्लिम के घर जाके वो घुस गया। वो उनका मतलब उसके परिवार का होगा, जो भी रहा होगा। वहाँ जाने के बाद मुसलमानों ने वहाँ हिंदुओं पर इंटोरे बरसाने शुरू कर दी, और जब उनकी गंभीर चोट आई, बहुत ज़्यादा चोट लगी हिंदुओं की, तो उन्हें लगा कि शायद अब पुलिस प्रशासन तुम पे कोई कार्रवाई करेगा। उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने, हिंदू तो बेचारे यहाँ तहरीर लेके अपनी थाने आ गए अपना रिपोर्ट करने, और उन्होंने उस षड्यंत्र के तहत वहाँ जो उसका काम करता था कपड़े का कुछ वो, तो जो बेकार कपड़ा था वहाँ रद्दी जो पड़ी थी उसमें आग लगा ली। आग लगाने के बाद हिंदुओं पे मुकदमा लिख दिया प्रशासन ने। प्रशासन को सोचना चाहिए, आँख मूंद के काम नहीं करना चाहिए। एक तरफ से कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है, ठीक है जी। प्रशासन को देखना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंदते हुए मुसलमानों के फेवर में कार्रवाई कर दी है। हमारा प्रशासन से ये कहना कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। खबर बदायूं से है, जहां एक परिवार का आरोप है कि हम लोगों पर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया है। बताया जा रहा है कि 30 लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाने का आरोप लगाया है। सभी समस्याओं को लेकर पूरा परिवार एडीजी और आईजी बरेली से मिलने गया, जहां परिवार वालों ने एडीजी और आईजी को शिकायती पत्र देकर फर्जी मुकदमा की सही से विवेचना करने के लिए कहा है और गलत लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें, पूरा मामला बदायूं जिले के सहसवान कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मोहल्ला रुस्तम टोले में हन्ना तकिए में कस्बा सहसवान जिला बदायूं मोहल्ला रुस्तम टोले में हन्ना तकिए में गोली चलाई है, और क्या नाम है, हमारे घर वालों को उल्टे मुकदमे लिखवाए और खुद ही असले चलाते हैं, खुद ही मुकदमे लिखवाते हैं, और बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी की है उन्होंने। ये लोग तमंचे ले लेके पहुँचते हैं जी, और गोलियां चला रहे हैं हमारे ऊपर जी, माफिया भी हैं पुलिस के हाथ में दिया है, और इन्होंने मुकदमा डालना है झूठे सच्चे हम लोगों पे। फिर यहाँ पर आए हम एडीजी से, यहाँ पर क्या कहा था उन्होंने, क्या क्या कहा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दुष्कर्म के मामले में बेटे को जेल भेजे जाने से दुखी पिता ने थाने में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से आक्रोशित होकर एटा जनपद के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन में मांग की है कि मृतक पिता के परिवार को न्याय मिले, वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये आत्मघाती कदम उठाया गया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। आजकल एक कौशाम्बी जिले में एक दुष्कर्म का मामला काफ़ी हाईलाइट चल रहा है, जिसमें वहाँ के एक ब्राह्मण व्यक्ति वाम बाबू तिवारी द्वारा उनके बेटे पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा दिया गया था। उन्होंने कहा मेरा बेटा निर्दोष है, इसलिए उन्होंने थाने में जाकर जहर खा के आत्महत्या कर ली है। तो हम समस्त ब्राह्मण समाज के लोग चाहते हैं उन्हें और उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ प्रधान है या जो भी है उनको सख्त से सख्त कड़ी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कप्तान सिंह हत्या मामले का खुलासा हुआ है। बता दें कि अमृतसर के गांव में रहने वाले कप्तान सिंह की डंडा मारकर हत्या कर दी गई थी, पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कड़े रुख के बाद आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से हत्या में उपयोग किए गए डंडे को भी बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पूरे विश्व और भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कन्नौज जनपद में भी योग सप्ताह का आयोजन जोरों शोरों से किया जा रहा है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग संगम योगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। इसी तारतम्य में आज स्कूटी रैली निकाली गई थी। इसमें महिलाओं ने प्रतिभाग किया है और इस कार्यक्रम को महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, समाज में, दिव्यांग जनों के बीच में लोकप्रिय बनाए जाने के लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में मनरेगा पार्क, खेल के मैदान, अमृत सरोवर, इस तरह की जगहों पर 21 जून को अच्छे तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसमें समाज के सभी संवर्ग के लोग पार्टिसिपेट करें और स्वस्थ रहें। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वास्थ्य से लोगों को सही रहेगा, उससे हम लोग देश का विकास करने में सक्षम होंगे।
रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने ऐसे शातिर अंतर जनपदी लुटेरों का गिरफ्तार किया है जो पुलिस बनकर लोगों को लूटने का काम करते थे। बता दें, चौंकाने वाली बात यह है कि यह आरोपी महज शराब पीने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए नकली पुलिस बनकर लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। हालांकि अब इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीतापुर में खैराबाद क्षेत्र के ग्राम नगरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों से काम किए जाने का आरोप है, जहां विद्यालय पर आरोप है कि वहां बच्चों से साफ सफाई समेत कई काम कराए जाते हैं, जिसको लेकर कुछ बच्चों समेत उनके माता पिता ने सीतापुर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने जांच के नाम पर महज औपचारिकता ही निभाई थी, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से निष्पक्ष जांच के लिए शिकायत पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। से मिलने कि मैं इंक्वायरी गई और बीओ साहब गए और हम लोग तले पहुँचे तले वो चले आए और प्रधान वहाँ मौजूद रहे। और फिर प्रधान से मिला तो प्रधान कहीं यहाँ आए नहीं हैं, आए कहीं चले गए, तसा यहाँ पहुँचे ना तसा चले गए हैं। तो कह रहा है जाँच इंक्वायरी करे, किस चीज़ है इंक्वायरी करे, इसी चीज़ की गए थे कि बच्चन के पढ़ावा लिखावा ना जात रहा है, इसलिए गए हैं। तो इंक्वायरी सफाई दोनों पार्टी में ली जाए। और मैं लगाई नहीं है कि ये लोग तभी रिंकी मैम हैं कि इनकी वही हैं रिश्तेदार, तो हमारी रिश्तेदार कोई नहीं है, पढ़ाती हमारे बच्चों को हैं, तो इसीलिए लगाया गया इनका है। बच्चों को आरोप है कि उनसे और भी काम कराए जाते हैं, अच्छे से झाड़ू लगवाई जाती है, लेटरिन साफ करवाई जाती है और सब करवाया जाता है, पिसना बच्चे पिसावा जाती हैं। और रसोइया वाली कहती हैं कि अच्छा खाना बनता है, दूध में पानी मिलाया जाता है, और पिसना बच्चा जाते हैं पिसवावे, दूध चढ़ाया जाते हैं, सब हुई रहा है। और शुरुआत कहूँ नहीं हुई रही है, जो कहूँ शुरुआत हुई। श्रावस्ती में सिरसिया थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुठभेड़ में दुष्कर्म के वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि धरपकड़ की इस कार्रवाई में आरोपी के साथ एक हेड कांस्टेबल भी घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने प्रेस वार्ता करके पूरी घटना की जानकारी दी है। पास जंगल में एक अनीस नाम के व्यक्ति ने एक 25 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना किया था। इस संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था और वांछित की तलाश की जा रही थी। हमारी एसओजी टीम और एसओ सिरसिया के नेतृत्व में एक टीम काम कर रहे थे, रेस्क्यू का प्रयास कर रहे थे। इस बीच नेपाल बॉर्डर पर सुइया के पास कल शाम को पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीस नाम का व्यक्ति, जिसके पास एक तमंचा और कारतूस थे, एक बाइक से नेपाल की तरफ भाग रहा था। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पे फायर किया। अपने बचाव में पुलिस ने फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसको नियमानुसार इलाज कराया जा रहा है और आज गिरफ्तारी करके नियमानुसार उसको जेल भेजा जा रहा है। एक तरफ रेलवे यात्रियों में पारदर्शिता लाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद रेलवे फर्जीवाड़ा का शिकार हो गया है। मामला वाराणसी के कैंट स्टेशन का है, जहां पर ATVM मशीन से एक ही नंबर से दो टिकट निकले। ये खुलासा तब हुआ जब प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर टिकट कलेक्टर ने यात्रियों के टिकट की जांच की है। जब ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो आनन फानन में FIR दर्ज कराई गई और एक नामजद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस मामले की जांच करने के लिए विजिलेंस की एक टीम आज वाराणसी पहुंचकर जांच में जुट गई है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े में कौन लोग शामिल हैं और ये कब से ये चल रहा है। जी, जब कोई त्योहारी सीज़न होता है या जब कोई फेस्टिविटीज़ का सीज़न होता है या कोई छुट्टियों का सीज़न होता है तो आमतौर पे देखने में ये आता है कि जो कुछ गिरोह हैं जो कुछ अनियमितताओं के साथ टिकट की कालाबाजारी करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी की जांच हेतु मंडल कार्यालय द्वारा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सतर्क किया गया था कि वह अपने स्तर पे जो है निगरानी बनाए रखें। तो ऐसी ही एक चेकिंग के दौरान वाराणसी से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन थी, तो उसमें कुछ जाली टिकट के साथ कुछ यात्री जो हैं वो पकड़े गए थे। तो ये जो प्रकरण है ये तकरीबन 3 दिन पुराना है और इसके अंदर जो जांच है वह अभी चल रही है। देखिए, 14 तारीख को ATVM मशीन 11 नंबर से जो है 6 टिकट निकाले गए थे और वो जो चेकिंग स्टाफ द्वारा उसको जब चेक किया गया तो वो फर्जी थे।
इस संबंध में जीआरपी कैंट वाराणसी स्टेशन पर मुकदमा कायम किया गया है और विवेचना में जांच के दौरान सीसीटीवी की फुटेज से ये चीज़ निकल के आई कि 5:21 और 5:22 पे एक ब्रिजेश नामक व्यक्ति जो शिवपुर का रहने वाला है उसके द्वारा ये टिकट निकाले गए थे और निकाल करके यात्रियों को दिए गए थे। इस संबंध में ब्रिजेश की गिरफ्तारी हो चुकी है और अग्रिम जो जांच है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।